नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के सफलता की कहानी को पढ़ते हैं या फिर किसी के मुख से सुनते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उस सफल व्यक्ति से ही उसके यात्रा जो उसका यात्रा वृत्तांत है या फिर जो इसके जर्नी कह लें, अगर उस व्यक्ति के मुखारविंद से ही हम सुनेंगे तो यह काफ़ी प्रेरणादायक हमारे लिए रहेगा। तो अपने इस खास कार्यक्रम परिचय, संवाद और प्रेरणा में हमारे साथ युवा पत्रकार जो कि पत्रकारिता करने से पहले ये नहीं कभी सोचे होंगे कि उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा और खुद यूट्यूब को अपना माध्यम बना करके अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का काम करेंगे। तो चलिए मित्रों, तो जुड़ गए हैं हमारे साथ गौतम खट्टर जी, युवा पत्रकार, एक ऐसे बेबाक अपने बातों को रखने वाले। अगर इनको मंच मिल जाता है तो ऐसे बातों को बोलते हैं, बातें ऐसी लगते हैं करने कि जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, किस तरीके से इन्होंने अपना यह सफ़र तय किया है, ये खुद बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम परिचय, संवाद और प्रेरणा में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस अपनी नई श्रृंखला में, जो आप ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आमंत्रित करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर। जैसा कि आपने लगातार कई दिनों से महाकुंभ मेला को भी कवर किया है, बहुत सारे नागा साधु जो कि देश नहीं बल्कि विदेशों से भी आए हैं, और उनसे लगातार आपका साक्षात्कार दर्शकों को मिलता रहा है, देखते रहे हैं दर्शक। तो इस भयावह स्थिति, कोरोना की भयावह स्थिति में आपने एक काफ़ी मतलब कि ग्राउंड रिपोर्टिंग वाला काम किया है। तो हम आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे सर, कैसे हैं आप अभी फ़िलहाल, ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, इस समय स्वस्थ हूँ, और कुंभ के समापन के बाद से ही उत्तराखंड में क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो अभी फिलहाल मैं घर पे हूँ और स्वस्थ हूँ। बिल्कुल, कई दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे हैं आपके, जो कि लगातार एक ऐसी मन में भ्रांति फैल जाती है कहीं कहीं सर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसी स्थिति है सर। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मिथ्य है लोगों में, बहुत बड़ा एक ऐसा कि आप किस तौर पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एज ए यूट्यूबर काम कर रहे हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे रूपों को देखा गया है। कभी आप एज ए यूट्यूबर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर किस तरीके काम कर रहे हैं सर, आप पता नहीं चल पाता है कि आप किस प्रकार के काम यूट्यूब पर कर रहे हैं। देखिए, YouTube की अगर आप बात करेंगे दामोदर जी, तो YouTube के परिप्रेक्ष्य में अगर मुझे देखेंगे तो आप उसको स्टडी करने के बाद ये समझ पाएंगे कि मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ। बहुत ज्यादा कोई योजनाबद्ध तरीके से मैंने YouTube पे काम करना शुरू नहीं किया है। YouTube पे करते करते वो एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गई, और उसके बाद लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। उन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा योजना मैंने नहीं बनाई थी। सोशल एक्टिविस्ट की बात करेंगे तो हाँ, सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में शुरू से ही मेरी रुचि रही है। स्कूली शिक्षा में जब मैं था, फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, तभी से मैं लगातार सोशली एक्टिव रहता हूँ। कार्यक्रमों में जाना, सोशली प्रोग्राम्स में सम्मिलित होना, ये मेरा एक सेल्फ इंटरेस्ट भी रहा है कि मैं इन तरीके के कार्यक्रमों में सम्मिलित रहता था। जर्नलिज्म की बात करेंगे तो हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले मैंने सोचा था कि जर्नलिज्म की फील्ड में जाया जा सकता है। उस समय मेरे दिमाग में ये चीज नहीं थी कि यूट्यूब को माध्यम बना करके मैं अपने इस जर्नलिज्म को या अपनी इस पत्रकारिता को प्रारंभ करके इस स्तर तक ले जा सकता हूं। उस समय मैंने यही सोचा था कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद कहीं किसी अच्छे संस्थान में, किसी अच्छे न्यूज चैनल में काम करेंगे, और फिर करेंगे इस तरीके से अपनी इस पत्रकारिता को जारी। लेकिन
मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से किसी संस्थान में कार्य करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अपना ही एक ऐसा सेटअप प्रारंभ करके इस तरीके से कार्य कर पाऊंगा। तो यही फिलहाल तो आप देखते हैं, तो अलग अलग एंगल है देखने के, किसी भी नजरिए से कोई देख सकता है। मतलब कि अगला सवाल जो आपका रहेगा हमारे साथ कि अगर आप बात करते हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात कही, तो मतलब कि वे कौन कौन से क्वालिफिकेशंस हैं जिसके बाद हम लोग जर्नलिज्म में प्रवेश कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास करके जर्नलिज्म में जाना चाहता है उसके लिए, या फिर कोई बच्चा अगर इंटर पास करने के बाद जाना चाहता है, या फिर अगर कोई मैट्रिक इंटर दोनों पास कर लिया वो ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहता है, तो इनको लेकर के कैसे कैसे मतलब कि परिप्रेक्ष्यताएँ हैं कि लोग क्या मतलब कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन के बाद जर्नलिज्म के लिए कौन सी कोर्स जो है वो किए जा सकते हैं। इसको लेकर एक काफ़ी बड़ा ये समस्या रहता है समझने में, तो थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालकर हमको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूं कि आपके जो दर्शक हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, एक इंफॉर्मेटिव हो सकता है कि जर्नलिज्म को करने की या पत्रकारिता को करने की न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है, जो न्यूनतम योग्यता है, जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, वो क्या है। पत्रकारिता का मतलब यही नहीं कि आप किसी का इंटरव्यू लें। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक पर्दे पे आकर के खबर को पढ़ दें। पत्रकारिता का मतलब ये भी है कि आपके आसपास हुई गई किसी भी घटना पर आप कुछ लिख दें, आप उस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे दें, उस पर आप कुछ एक स्टोरी तैयार कर दें, उस पर आप कुछ चाहे लिखित में करें या चाहे आप कुछ विजुअल के माध्यम से करें, चाहे आप अपने फेसबुक अकाउंट पर उसको तत्काल लाइव प्रसारित कर दें। क्योंकि आजकल ये जो जमाना है ये बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, बहुत ज्यादा आपको अवसर देने वाला है। आप किसी भी चीज को अपने अकाउंट पर लाइव दिखा सकते हैं और उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसको हजारों लाखों करोड़ों लोग भी देख सकते हैं। तो पत्रकारिता के लिए मैं नहीं समझता कोई योग्यता का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन हाँ, क्योंकि दौर वैसा भी है, दौर बदल भी रहा है, 21वीं सदी में हम प्रवेश भी करने जा रहे हैं, तो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा लोगों में आजकल अहमियत मानी जाती है। अगर आप पुराने गुरुकुलों में देखेंगे या आज भी जो उस प्राचीन परंपरा के गुरुकुल हैं, हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा स्तर पे वो गुरुकुल आज भी उन परंपराओं के साथ संचालित हो रहे हैं। आज भी अगर हमारे देश का कोई नौजवान उस प्रकार के गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाता है, उस प्रकार के गुरुकुलों में अध्ययन करने के लिए जाता है, तो आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि उन गुरुकुलों में विद्या तो बहुत दी जाती है। उन गुरुकुलों में आपको वेदों को कंठस्थ करा दिया जाएगा, उन गुरुकुलों में आपको संस्कृत वांग्मय के हर कोने को पढ़ा दिया जाएगा, उन गुरुकुलों में आपको 4 वेद, उन गुरुकुलों में आपको 6 दर्शन, उन गुरुकुलों में आपको 11 उपनिषद, इन तमाम ग्रंथों को पढ़ा दिया जाएगा, इन तमाम ग्रंथों को आपकी जुबान पर बिठा दिया जाएगा। लेकिन उन गुरुकुलों में आपको कोई डिग्री नहीं दी जाएगी। मतलब आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, आपको सामाजिक ज्ञान दिया जाएगा, आपको आत्मिक ज्ञान दिया जाएगा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाएगा। लेकिन इन सब कुछ देने के बाद भी मतलब वो एक भारत का दौर था, उसमें कागज से आपकी योग्यता का आकलन नहीं किया जाता था। अगर आज आप अन्वेषण करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि लाखों करोड़ों बच्चे हर साल बीटेक की डिग्री ले रहे हैं। लेकिन क्या आप उन लाखों करोड़ों बच्चों में हर बच्चे को इंजीनियरिंग का मास्टरमाइंड कह सकते हैं? नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो पैसे देकर के इंजीनियर बन गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बस डिग्रियां ले ली हैं और वो कागज की भांति घर के किसी कोने में बक्से में बंद
पड़ी हुई हैं, और वो पड़ी हुई हैं, और वो बच्चे ठेला भी लगा रहे हैं, वो बच्चे फेरी भी लगा रहे हैं, वो बच्चे जो बीटेक कर चुके हैं वो कहीं पियोन की अगर कहीं भर्ती निकल रही है तो उसमें भी वो अप्लाई कर देते हैं। और भारत आज एक ऐसा देश बन गया है जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पर है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी पिछले दिनों कहीं भर्ती निकली थी चपरासी की, तो उसमें बताया गया था कि इतने पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई किया है। तो मतलब डिग्रियां लोगों के पास हैं लेकिन वो योग्यताएं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री और योग्यता में बहुत बड़ा फासला है, जिसको समझाया आज समझ सकते हैं गौतम खट्टर जी ने। तथा इन्होंने एक बात और कहना चाहता हूं कि दोनों का अगर समन्वय हो जाए तो सोने पे सुहागा। अगर डिग्री है योग्यता नहीं है तो वो किसी काम की नहीं, और अगर योग्यता है डिग्री नहीं है तो वो भी अच्छा है। लेकिन दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन हो, दोनों आपके पास हो, डिग्री भी हो और योग्यता भी हो, तो बहुत वेल एंड गुड है। सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। अगर कहा जाए, अगर देखा जाए पॉजिटिव नज़रिए से, तो सरकार तो योग्यता दे रही है, साथ ही साथ डिग्री दे रही है। भले ही आप उसके साथ ऐसा कर देते हो, पैसे पे डिग्री खरीद लेने की बात, जैसा कि आपने कहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक शर्म करने वाली बात है जो कि आज के समाज में देखने को मिल रहा है। चलिए, ज़्यादा समय को व्यतीत न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आगे का जो प्रश्न है, कई दिनों पहले आपने एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था, शायद आप किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें आपने गीता सार में पाई जाने वाली त्रुटियों को थोड़ा उस पर प्रकाश डालने का काम किया है। तो क्या लगता है आपको गीता सार को पढ़ के, या फिर क्या समझते हैं आप गीता सार? क्या सच में इसमें त्रुटि अगर आपके व्यू से हो तो कहाँ कहाँ वो त्रुटियां हैं, आप बताने का प्रयास करेंगे? देखिए, आप गीता सार की बात कर रहे हैं, और वो बहुत पुराना मेरा कहीं व्याख्यान था किसी बड़ी जनसभा में, और वो धार्मिक मंच था, तो वही मुझे विषय दिया गया था कि इस पर मैं बोलूं। तो मैंने कहा था कि जो गीता सार आजकल प्रसारित हो रहा है वो वास्तविक गीता सार नहीं है, ये एक प्रक्षेपित गीता सार है। ये भ्रांतिवश लोगों में प्रसारित किया जा रहा है, और ये लोगों में शौर्य और पराक्रम की भावना नहीं भरता, ये लोगों में आत्मग्लानि और ये लोगों में शांत और एक तरीके से कहें कि कुछ कर्महीनता की भावना को प्रसारित करता है। जैसे आपने भी सुना होगा कि हम क्या लाए थे, हम क्या ले जाएंगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, है इस तरीके की बातें गीता के सार को बताया जाता है कि ये गीता का सार है। आप अगर गीता को अध्ययन करेंगे, गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, तो गीता किस पे आधारित है? गीता पूर्ण रूप से जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, और उपदेश क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप अधर्म की हानि के लिए और धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ो, भले ही वो सामने आपके गुरु क्यों ना खड़े हों, भले ही वो सामने आपके भाई बंधु बांधव क्यों ना खड़े हों, लेकिन आपको अपनी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। अगर वो ये कहते कि तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, ये तुम्हें एक भी गांव देने के लिए राजी नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम झोपड़ी में रह लो। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने क्या ऐसा कहा कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, खाली हाथ ही तो आए थे, खाली हाथ जाना है, क्यों 5 गांव भी लेते हो, ऐसे ही रह लो झोपड़ी झुग्गियों में, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप लड़ो, अधर्म की हानि के लिए लड़ो, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, विश्व को संदेश देने के लिए लड़ो। और जबकि अर्जुन पीछे भाग रहा था, वो कह रहा था कि ये सारे मेरे भाई हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने वहां भी कहा कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापु न शोषयति मारुता। तो उस संदेश को समझना चाहिए। जो गीता के अंदर लिखा है वो बिल्कुल अलग है, और जो आज गीता के सार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस खाई को भरने की जरूरत है। और लोग भी उस पर क्यों बिलीव कर रहे हैं, उस सार पे लोग भी उसको क्यों रटे हुए हैं? क्योंकि लोग गीता तो पढ़े नहीं है, और गीता आज कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को उन तमाम चीजों से फुर्सत नहीं है आज के दौर में, जिन चीजों को करने का कोई भी उपलब्धि, कोई भी हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने वो बात कही थी। जी जी, बिल्कुल। इतना धार्मिक ज्ञान, साथ ही साथ इतनी
अगर यूँ कह लिया जाए तो आपके अंदर ये जो एक्टिविस्ट वाला बात है ये भी चीज़ें, और जर्नलिज्म का भी जो बात है ये भी चीज़ें कहाँ से करते हैं ये सब? देखिए, ये सारी चीजें तो समय के साथ आती रहती हैं। आप थोड़ा पढ़ने लगेंगे तो आपको जानकारी होगी। अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो गीता पढ़ने के बाद उसकी इच्छा होगी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में और कुछ जानूं, या कोई व्यक्ति राम जी के किसी वाक्य को पढ़ता है या उसके चरित्र को पढ़ता है तो फिर उसकी रुचि बढ़ती जाती है। और कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं और ज्यादा पढूं। और ये सारी चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें व्यर्थ नहीं होती। आप गीता पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें। जरूरी नहीं है कि अगर आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो आप गीता ही पढ़ें। आपको और भी मजहबों का, और भी पंथों का, और भी मतांतरों का, और भी संप्रदायों का अगर ज्ञान है तो वो लाभकर ही होगा। आपको लगता होगा कि अरे कुरान पढ़ के हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं, ये भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जिसको आप कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो कम से कम उनके बेसिक, उनके मूल सिद्धांतों को तो पढ़ लें।